हमारे चैनल लेट्स लर्न में भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत हम लोग आज केंद्रीय योजनाएं और परियोजनाएं जो हैं उनके बारे में देखेंगे कब लागू हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो है परीक्षा में यूपीपीसीएस की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में डेट पूछा जाता है, तो डेट ध्यान से देखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में जानना जरूरी है। 24 फरवरी 2019 को ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लागू हुआ था। निर्वाचन बांड योजना 2 जनवरी 2018 को। जलमार्ग विकास परियोजना 3 मार्च जनवरी 18 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन, देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन महत्वपूर्ण है, 8 मार्च 2018 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को। प्रवासी कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में महत्वपूर्ण होंगे। जो महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे आकर्षित करेंगे आप लोगों को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वंदन योजना, स्टार्टअप इंडिया, ई नेशनल एग्रीकल्चर यानी ई नाम योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका पार्ट 2 शुरू किया गया है, 2016 में शुरू किया गया था, 1 मई 2016 को। देखिए श्रम दिवस के अवसर पर ये महत्वपूर्ण है। रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अब हम कुछ मिशन या योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना, ये 7वीं योजना है जो स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 को यानी गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 5 वर्ष में जो है सभी ग्रामीण के जो परिवार हैं उनको शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए और जो खुले में शौच है उससे मुक्त करके ODF बनाया जाए। 8वां था मिशन इंद्रधनुष योजना, ये 25 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य था बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराना, मिशन इंद्रधनुष। अगला है, अब भारतीय कृषि के बारे में देते हैं। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 55% से अधिक जनसंख्या कृषि से संबंधित उद्योग पर निर्भर है, कृषि और कृषि से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार चालू कीमतों पर GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा इतना था। इससे महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान आ चुका है, उसको देखने के बाद भारत में फसल प्रतिरूप देखते हैं। तो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलों में बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, उड़द है, मूंग, चना, इसमें है। गैर खाद्यान्न फसलों में गन्ना है, जूट है, कपास है, बागवानी है, इसमें जो है मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसलें और तिलहनी फसलें आती हैं। ऋतु के आधार पर बांटा जाए तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल को में हम बांट सकते हैं। रबी की फसल को जो है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और यानी ठंडी में बोया जाता है और गर्मी के प्रारंभ में यानी मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। पूछा जाता है रबी की फसल कौन सी है, पूछ लिया जाता है सरसों किस मौसम का फल है, तो रबी की फसल है। अब दूसरा है खरीफ की फसल, इसकी बुआई जून जुलाई में यानी बरसात में किया जाता है और ठंडी प्रारंभ होने से पहले इसको काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। इसमें मक्का, प्रमुख रूप से जो मक्का है, चावल है, तिल है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, सभी है। जायद की फसलें जो कि गर्मी की फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ये मार्च से जुलाई के मध्य पैदा होती हैं, गर्मी में ही। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, सभी जायद की फसलें हैं। भारत में कृषि ऋण के स्रोत देख लेते हैं, कृषि ऋण कहाँ किस मिलता है। तो कृषि के जो स्रोत हैं ऋण के, वो संस्थागत स्रोत हैं और गैर संस्थागत स्रोत हैं, दोनों स्रोत हैं। तो अगर संस्थागत स्रोतों में देखा है तो सरकार देती है कृषि को, सहकारी समितियों द्वारा और वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लोन किसानों को मिलता है। अगर गैर संस्थागत स्रोतों में देखा जाए, गाँव में साहूकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, जमींदार होते हैं, सभी अच्छे ब्याज पे पैसा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्याज होता है लोगों का। तकाबी ऋण हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया था, जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है और फसल कटाई के समय वापस ले लिया जाता है। इसे कहते हैं तकाबी ऋण, बहुत ही महत्वपूर्ण तकाबी ऋण। देखिए भारत में जो सहकारी समितियां हैं उनका विस्तार जो है भारतीय
सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के बाद ये जो है इनका विस्तार हुआ था। 1904 के बाद इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को वित्तीय सहायता देना, जिससे उनके पोषण तथा उनके वो बच सकें, आवश्यकताओं का पोषण हो सके, वित्तीय आवश्यकताओं का, और उस साहूकारों के जो अधिकतम ब्याज लेने का जाल है उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकें, जिससे उनके जाल में ना फंस सकें। इससे जो समितियों द्वारा कृषकों को देखिए कई प्रकार के ऋण, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण, यानी कम समय के लिए, थोड़े ज़्यादा समय के लिए और काफ़ी लंबे समय का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो सहकारी ऋण का ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। जिस तरह पंचायती राज का त्रिस्तरीय, उस तरह इसका भी ढांचा। देखिए राज्य में जो होता है, देखिए महत्वपूर्ण है, राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जो होता है वो केंद्रीय जिला सहकारी बैंक होते हैं। महत्वपूर्ण यह है, देखिए राज्य में राज्य सहकारी बैंक होगा और जिले पे जो होता है उसे केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक कहते हैं। देखिए केंद्रीय होने पे चौंकने वाली बात नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर जो होता है उसे कृषि साख समितियाँ होती हैं। जो प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऋण प्रदान करने के लिए एक निधि एकत्र करना, यानी एक फंड बनाना, और सदस्यों में स्वावलंबन और मित्र व्यवता की भावना जागृत करना। जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देशन, समन्वयन करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। जो राज्य की का शीर्ष सहकारी बैंक होता है, इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। देखिए जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है, राज्य सहकारी बैंक, सदस्य जो उनका होता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी जो जिला स्तर का सहकारी बैंक होता है वो राज्य का सदस्य होता है। यह आम लोगों को ऋण नहीं देता है। उसका सदस्य केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक होगा और वो आम लोगों को डायरेक्ट ऋण नहीं प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भूमि विकास बैंक की। इसके द्वारा कृषकों को दीर्घ अवधि का यानी लंबी अवधि का ऋण दिया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि किसानों को भूमि विकास कार्यों के लिए, यानी भूमि के विकास के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए उनको लोन उपलब्ध कराना, और पुराने जो ऋण हो लोन उनके पास से मुक्ति मिल सके, जिससे उनको भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रख कर ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी आप जमीन का कागज दीजिए यानी बंधक के रूप में और उनसे लोन लीजिए, ये भूमि विकास बैंक का कार्य है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चलाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी ब्याज दर काफ़ी कम होती है, किसानों को इससे काफ़ी लाभ मिला है। जो किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया था। उसका जो क्रेडिट होती है उनकी एक साख सीमा होती है, उसी आधार पर उनके कार्ड की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। उस सीमा के भीतर वो वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी की 5 लाख की क्रेडिट है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट, तो 5 साल के अंदर साल भर के अंदर वो 5 लाख की क्रेडिट के अंदर जितनी धनराशि वो निकालेगा उतने का उसको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज लगभग 4 से 7% तक होता है। देखिए कृषिगत जो कि अधिकतम उत्पादन वाले राज्य लगभग ऐसे ही रहे हैं इसी वर्ष में भी। जो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, मक्का में कर्नाटक, मोटे अनाज में राजस्थान, दाल में राजस्थान, मोटे अनाज और दाल में राजस्थान। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 पे, मूंगफली में गुजरात है, सरसों रेपसीड में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, सूरजमुखी में कर्नाटक है, तिलहन में राजस्थान है, गन्ना में उत्तर प्रदेश अपना है ही, दूध में भी अपना उत्तर प्रदेश होता है, कपास में गुजरात है, जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल है। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम देखते हैं भारत में हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कृषि वैज्ञानिक कृषि को अपनाना, जो नई तकनीकें हैं उनका उपयोग करके अपने कृषि उपजों को और बढ़ाना। हरित क्रांति इसकी संज्ञा दी गई थी, हरित क्रांति नाम दिया गया था। तो जो इसके हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत की अगर बात की तो भारत में थे MS स्वामीनाथन। विश्व में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ मिला था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को मिला था। अब MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? MSP
तो देखिए, भारत में 23 फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कृषि लागत मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसी के द्वारा एमएसपी लागू की जाती है। 23 फसलों के लिए एमएसपी और 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। आप देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 बार रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए जारी किया जाता है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का तात्पर्य होता है वह मूल्य जिससे कम मूल्य पर अगर आप की खरीदारी कोई करता है तो आप सरकार को उतने मूल्य पे बेच सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका गेहूँ जो है 1800 रुपया कुंटल है, बाज़ार में वो 1500 रुपये में लोग लेना चाहते हैं, जो किराने की दुकानें हैं वो 1500 में लेना चाहते हैं, तो आप 1800 रुपये में सरकार को बेच सकते हैं। कीमतें अगर काफ़ी गिर जाएँ तो जो एमएसपी निर्धारित करता है सरकार, उससे कम कीमत पे आप मत दीजिए, उतने कीमत पे आप कंट्रोल में जाके अड़तिया के पास इसमें भी सरकार को आप बेच सकते हैं, जिससे आपका घाटा न होने पाए। ये सरकार का उद्देश्य था इसका। देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए इसका गठन किया था। 1985 में इसका नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। देखिए, पहले इसका नाम था कृषि कीमत आयोग, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बाद में कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, कृषि यानी नफेड, देखिए ध्यान से, NAFED, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया कभी कभी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यानी नफेड की स्थापना पूछा गया, नफेड की स्थापना कब हुई थी? नफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और सभी राज्यों में इसके उप कार्यालय यानी कार्यालय स्थित हैं। स्थापना 1958 में, 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। 1991 से पूर्व औद्योगिक नीति, देखिए स्वतंत्रता के बाद पहली जो औद्योगिक नीति बनी थी वो 6 अप्रैल 1948 को बनी थी और उस समय जो उद्योग मंत्री यानी उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा उन्होंने की थी 6 अप्रैल 1948 को। फिर दूसरी औद्योगिक नीति जो आई वो 30 अप्रैल 1956 को आई। पहले 6 अप्रैल 1948 को आई, फिर 8 साल बाद 1956 को 30 अप्रैल में दूसरी औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता था वो था आधारभूत उद्योग जो है और भारी उद्योग जो हैं उनको सुदृढ़ आधार तैयार करना। जो एकाधिकारी प्रवृत्ति है लेकिन जो बाजार में कब्जा करना चाहते हैं उससे छुटकारा दिलाया जाए, लोगों को उसके चंगुल से बचाया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सुरक्षित रखा जाए। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगे और विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना। विकासोन्मुखी जो औद्योगिक सहकारी क्षेत्र है उनका विकास करना। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में आई। देखिए 1948, 1956 और फिर 1977, ये काफ़ी लंबे समय बाद आई थी। बाद में फिर 23 जुलाई 1980 को नई औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई थी। 1977 में जो आया था वो उस समय उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। नई आर्थिक नीति, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी डावाडोल थी। तो वो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक LPG की अवधारणा लाई थी। LPG यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये 1991 की बहुत ही महत्वपूर्ण नीति जिससे देश को की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। कि मुख्य क्षेत्र जो थी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उसमें थे वो BV नरसिंह राव थे। उन्होंने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की थी। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली जो थी, उद्योगों को लाइसेंस मिलने की जो प्रणाली थी उसका न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों एवं नौकरशाहों के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की रणनीति में है। यानी कुछ को लाइसेंस प्रणाली से मुक्ति दिलाया गया जिससे वो नौकरशाह के और औद्योगिक नियंत्रणों के उससे छुटकारा पा सकें। केवल 4 उद्योग हैं वर्तमान में जिनको लिए लाइसेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी आवश्यक है। 4 उद्योग
एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ जैसे दारू वगैरह जो है वाइन्स हैं वो एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, इनके लिए लाइसेंस जरूरी है। दूसरा, तंबाकू एवं उसके उत्पाद बनाना है उसके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस जो हवाई जहाज़ वगैरह में जो उपकरण उपयोग में आते हैं उनके बनाने के लिए, और रक्षा उपकरण उनके लिए भी लाइसेंस जरूरी है। और औद्योगिक विस्फोटक और जोखिम वाले रसायन जो केमिकल्स हैं, डायनामाइट वगैरह, इन सब के बारूद वगैरह जो बनाते हैं इनके लिए भी लाइसेंस जरूरी है। वो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है, तो केवल 4 उद्योग। ठीक है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। MRTP एक्ट 1969 ये महत्वपूर्ण नियम था। इसका नाम था प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP, इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। देखो, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट, EPZ महत्वपूर्ण है। EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ऐसे क्षेत्र जहाँ से निर्यात किया जाता है। इसकी स्थापना का जो एशिया का प्रथम देश है वो भारत है, और 1965 में कांडला में प्रथम EPZ का निर्माण हुआ था, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन। दूसरा होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। तो 1965 में कांडला में EPZ था, और SEZ की अवधारणा जो आई वो अप्रैल 2000 में आई थी, 35 साल बाद। इसका जो उद्देश्य था, देश में उत्पादन एवं निर्यात, जो देश में उत्पादन होते हैं और निर्यात में आ रहे जो अवरोध हैं उनको दूर कर दिया जाए, और जो विदेशी निवेश है वो भारत में आकर्षित किया जाए, जिससे भारत की पूंजी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। 2005 में सेज अधिनियम यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 को अधिनियमित किया गया, और ये 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। यानी सेज अधिनियम 2005 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। भारत में सार्वजनिक उद्यम, देखते हैं भारत के जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर। वर्तमान में कंपनियों को 3 दस्तर में बांटा गया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न। तो देख लेते हैं, महारत्न कंपनियां इस समय 11 हो गई हैं। तो भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं? NTPC, ONGC, सेल, IOC, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, BPCL, PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये देखिए लास्ट में हुआ, पहले 10 थी, बाद में अधिक हो गए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC लिमिटेड। अब नवरत्न कंपनियां देखिए, 1997 में नवरत्न का दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए सृजित हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया द नवरत्न। तो 9 कंपनियों को दिया था। बाद में इसमें 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियां 11 और नवरत्न कंपनियां 13। मिनी रत्न कंपनियां कई हैं और इनकी कैटेगरी भी है। तो देखिए, मिनी रत्न योजना का शुभारंभ भी 1977 में हुआ था। तो नवरत्न 1997 और मिनी रत्न 1977। ठीक है। अब हम मिनी रत्न कंपनियों की देख लेते हैं। संख्या इस समय 73 है। तो 11 प्लस 13, 11, 13 और 73, 11 प्लस 13 और प्लस 73, कुल 97 उद्योगों हैं। 11, 13 और 73। औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थाएं, देखिए औद्योगिक, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर रोजगार है तो है कपड़ा उद्योग, सबसे बड़ा। सबसे पहले कृषि आता है, उसके बाद उद्योगों की बात करें तो कृषि के बाद कपड़ा। SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। SIDBI का मुख्यालय है लखनऊ। पूछा गया कई बार ये प्रश्न। यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के कार्य करती है जो लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं। लघु उद्योगों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण संस्था है।
औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इडबी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी इडबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इडबी की स्थापना 1964 में हुआ था, ये भी पूछा गया है, मिलान करने के लिए आता है। इडबी की स्थापना 1990 में, इडबी की स्थापना 1964 में हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश की को विश्व की का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देखिए महत्वपूर्ण है, डेट भी महत्वपूर्ण है, 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत जो हुआ था वो 1770 में होता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ ही। इसी की स्थापना एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। देखिए पूर्ण रूप से भारतीय नहीं था, विदेशी पूंजी से सहयोग से होता। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना सबसे पहले। सीमित डेटा के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापना 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी, पहला 1770 में, और उसके लगभग 111 साल बाद अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, परंतु इसमें क्या था, परंतु पूर्ण रूपेण किसी भारतीय का पहला बैंक था तो वो पंजाब नेशनल बैंक भी था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई। अब भारतीयों द्वारा संचालित ये था, अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित था, और भारतीय का पहला बैंक जो था वो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। 31 स्थानों पर इसके रीजनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस कितने हैं? 31। इसके जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई को जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। वो स्मिथ कहा जाता है, वो स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। 1935 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक 2 साल तक ये थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, वो जो 1943 से 1949 थे। स्वतंत्रता की बात की जाए तब भी सीडी देशमुख थे, स्वतंत्रता से पहले यानी आखिरी, आज़ादी से पहले आखिरी और आज़ादी के प्रारंभ में पहले कौन थे? सीडी देशमुख थे। और इन्हीं के कार्यकाल में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सीडी देशमुख। भारत की सभी करेंसी जो हैं, देखिए 1 रुपये से ऊपर की बात हो रही है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये आरबीआई द्वारा किया था। 2 रुपये से नीचे 1 रुपये के नोट और सिक्के का जो निगम होता है वो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा किया जाता है। देखिए 1 रुपये के नोट जो होता है, एक पूछा गया प्रश्न कई बार कि 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय उसके द्वारा जारी किया था। देखिए भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में कब आई थी? 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में भारत में आई थी, 1 अप्रैल 1957 में। भारत में बैंकिंग की बात हम कर लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात की है तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। जो पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उन्हीं का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय 14 बैंक ऐसे थे जिनकी पूंजी जो थी वो 50 करोड़ या उससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक थे। दूसरे चरण में देखिए 6 वाणिज्यिक बैंक, पहले में 14 और दूसरे में 6 बैंक। तो 15 अप्रैल 1980 को जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे 6, वो थे आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। देखिए बैंकों में के आपस में विलय के तहत जो है विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। कौन कौन से बैंक? विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। 2019 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो वर्तमान में भी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। ज्ञातव्य कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त है ये 11। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई वो 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित हुई थी बैंकिंग आयोग, और जून 1975 में गठित नरसिम्हम समिति के अनुसार स्थापित की गई थी। यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना के लिए 2 समितियों का गठन के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो पहली जो समिति थी वो सरैया समिति थी 1972 में, और 1975 में नरसिम्हम समिति। तो पूछा जाता है प्रश्न कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो ए में ऑप्शन रहेगा आरजी सरैया समिति की अनुशंसा पर, दूसरे में रहेगा नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर, तीसरे में रहेगा ए और बी दोनों की संस्तुति पर, चौथे में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि आरजी सरैया समिति और नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ये डेट महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है उसमें 50% पूंजी केंद्र सरकार के होती है और 15% पूंजी राज्य सरकार की होती है। ये पूछा गया प्रश्न है। और 35% पूंजी जो होती है वो प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया था। यानी एसबीआई अगर संचालित कर रही है तो एसबीआई लगाएगी, पीएनबी संचालित कर रही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को तो पीएनबी, मतलब जो भी बैंक उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को संचालित करेगी उसकी 35% पूंजी होगी, यानी दूसरा सबसे बड़ा भागीदार होगा। तो 50% तो केंद्र सरकार होता ही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी स्थापना का डेट पूछा गया 12 जुलाई 1982। कई बार केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं किसकी अनुशंसा पर या किस समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछा गया है जो कि मुंबई में स्थित है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्य प्रमुख संस्थान जो है जैसे LIC आपका है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। इरडा यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय, इरडा का मुख्यालय जो बीमा से यानी इंश्योरेंस से संबंधित जो कार्य है ये उन पर अपना कंट्रोल लगता है, वो हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में होता है, ये भी पूछा गया। लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली में 1988। मौद्रिक नीति के ऊपर देखिए, मौद्रिक नीति बैंकिंग से संबंधित होती है और इस पर RBI द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। इनका संक्षिप्त विवरण, साख नियंत्रण की देखिए 2 विधियां हैं। साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं, इनको देखते हैं। परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब देखते हैं परिमाणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बहुत पड़ता है। निम्न उपकरण इसमें बनाए जाते हैं। बैंक दर, देखिए बैंक दर कौन कौन से हैं? बैंक दर, सीमांत, अस्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रिवर्स दर, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और सामूहिक तरलता अनुपात SLR। उपयुक्त दरों में साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। उपयुक्त दरों में और साख सृजन में ऋणात्मक, यानी हम जब दरें बढ़ा देंगे तो साख सृजन कम हो जाता है।
भाई बैंक दर बढ़ा दिया जाए, तरलता बढ़ा दिया कि भाई आप 200 करोड़ रखते हैं, आप 500 करोड़ रखिए, तो शाखाएँ कम खोलेगा। तो इस तरह से परिमाणात्मक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरा है गुणात्मक शाख नियंत्रण। आरबीआई गुणात्मक, दोनों नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। गुणात्मक शाख नियंत्रण कैसे किया जाता है? गुणात्मक शाख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? शाख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर शाख के प्रवाह को प्रोत्साहित, जो सही तरीके से जो गतिविधियां सही है तो उनको प्रोत्साहन देती है, लेकिन गलत गतिविधियों में जो लगे होते हैं उनको हतोत्साहित करती है। जो मुख्य कैसे निर्धारित करती है? न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण कर देती है, नैतिक दबाव डालती है। भाई शाख मानदंड का निर्धारण कर देती है कि भाई इतना अगर है आपके पास तो आप शाख निर्धारण कीजिए, शाख बढ़ाइए। खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा, जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों को क्रय विक्रय के द्वारा देश में सरकारी हुंडियों को बेचकर वो क्रय विक्रय करती है, तो उसे मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है। तो इसे खुले बाजार की क्रिया है। किस पर नियंत्रण? मुद्रा बाजार पर और वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करता है। आरबीआई को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है, बाजार में जो मुद्रा है उसको निकालना चाहता है या उसको कम करना चाहता है, तो खुले बाजार का प्रयोग करती है। वर्तमान में प्रमुख दरें 15 नवंबर 2021 तक जो थी वो थी 4%, अभी वही है, अब बढ़ने की संभावना है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण है रेपो दर 4, रिवर्स रेपो दर कम होता है हमेशा उससे। देखिए रेपो दर क्या होता है? जब आरबीआई उधार देती है तो 4% पर, लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है तो वो 3.35, भाई देती है तो 4% पर, लेकिन लेती है जब अपना उधार तो 3.35% पर, यानी कम पे लेती है। बैंक दर हमेशा रेपो दर से अधिक होता है 4.25, एमएसपी जो है वो 4.25, आरक्षित दर है CRR 4%, SLR 18%। तो बैंक रेपो दर देखिए यहाँ पे रेपो दर और CRR लगभग सेम होता है। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकोचन क्या होता है? जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई तो मूल्य स्तर बढ़ जाता है उसका, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन। दूसरा है मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार। और दूसरा है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान है। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन से मतलब होता है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा को बाह्य देश दूसरे अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जानबूझकर उसका वैल्यू घटा देती है, अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा देती है। भारत में 3 बार ऐसा हो चुका है। 1949 में अवमूल्यन हुआ था, पहली बार 1949, फिर 1966 और फिर 1991 में अवमूल्यन किया गया। पूछा गया प्रश्न है अवमूल्यन कितनी बार? तो 3 बार अवमूल्यन होता है भारत में, 49, 66 और 91। सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है इसकी स्थापना को इसकी स्थापना पूछा गया कई बार, तो 12 अप्रैल 1992 की स्थापना की गई थी सेबी की। सेबी को म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट है उन पर कंट्रोल करता है। तो उसमें देखते हैं म्यूचुअल फंडों स्टॉक मार्केट के नियंत्रण और विनियमन का अधिकार है। इसका मुख्यालय सेबी का मुंबई में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 जगहों पर है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में। विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों का सूचकांक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। इनमें से एसएससी, चीन, कोरिया का कोस्पी, निक्की, देखिए निक्की कहा जाता है, टोक्यो को निक्की, ताइवान का टैग एक्स, थाईलैंड का सेट इंडेक्स, वो इसका नास्डाक, यूएसए का नास्डाक इम्पोर्टेंट है, मेक्सिको का बोल्सा, FTSE 100 या FTSE 500, इंग्लैंड का, हांगकांग का हैंडशेक। भारत में प्रतिभूति या बैंक नोट मुद्रण देखिए कहाँ छपते हैं, कहाँ उनके कागज छपते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते प्रश्न है। भारत में प्रतिभूति पत्र या मुद्रा या सिक्कों आदि के मुद्रण का जो दायित्व है वो भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड SPMCILM सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है।
इसकी स्थापना जनवरी 2006 में वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। स्थापना 1968 में हुआ था। ये मिल जो करती है विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। नोट बैंक जो बनाते हैं वो 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहला है करेंसी नोट प्रेस, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में पहला नोट प्रणाली की स्थापना 1928 में की गई थी। करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में। दूसरा देवास में है, मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस है। 1974 में इसकी स्थापना की थी। इसने बैंक नोटों के अलावा यहाँ पे उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन किया था। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक स्थापना 1925 में हुई थी। प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद की स्थापना 1982 में हुई थी। तो इस तरह से 4 है ये। टकसाल, जहाँ सिक्के झाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। तो भारत में 4 प्रकार टकसालें हैं। मुंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। भारतीय लोक वित्त यानी अब देखते हैं लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो बजट, जो हर साल बजट चर्चा का विषय बना रहता है। तो इस बजट प्रणाली के जो संस्थापक थे वो जेम्स विल्सन थे। इन्होंने 1860 में पहली बार वायसराय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, उनकी कार्यकारिणी की परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था विल्सन ने। स्वतंत्र भारत की बात करें तो आर के खडमुखम चट्टी ने सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट 2021 और 22 की बात करते हैं। अब तो 2022-23 का बजट आ गया तो इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। 22-23 का बजट आ गया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 की देखेंगे। आप प्रासंगिक हो गया ये 20-21। हाँ, आते हैं यहाँ पे। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक और नए मुद्रा का निगम, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, राजकोषीय समेकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संसद में RBM एक्ट 2003 पारित किया गया। वित्त आयोग, भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा जो है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 280 के निहित प्रावधान के अनुसार जो है एक न्यायिक, देखिए एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक निकाय है वित्त आयोग। ये राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए विषय होते हैं उन पर विचार विमर्श करके उसको सुझाव देता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। 1951 में उसका गठन किया गया था और 15 वित्त आयोगों का गठन अब तक किया जा चुका है। जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह थे। मिलने के बाद इसकी जो 27 नवंबर 2017 को किया गया स्वीकृति इसकी। वित्त आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 21 से 26 हेतु राज्यों के लिए जो हिस्सा है 41% की सिफारिश की। यानी जो केंद्र प्राप्त करेगा 100%, उसमें से 41% राज्यों को बांट देगा। 21 से 26 तक के लिए व्यवस्था की गई। कर प्रणाली क्या होती है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट कर और मूल्य अनुसार कर एवं अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी और प्रगतिशील करों में विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं मूल्य अनुसार कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया है, जैसा मूल्य वैसा कर। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाइयों परिमाण पर लगाया जाता है। ये विशिष्ट कर है, इसकी इकाई नहीं है तो इस पर इतना कर लगेगा। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर के आधार आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटता जाता है। भाई आय बढ़ेगा तो वो कर घट जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के कर को भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है इसका भार। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है, उच्च आय पर बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। कुल कर की मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन जो कर की दर होती है वो कम होती जाती है। अनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। भाई कर के आधार पर परिवर्तन होता है लेकिन
कर की जो दर होती है वो अपरिवर्तित रहती है। अनुपातिक करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कर की कुल राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिनमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में वृद्धि होती जाती है। अधोगामी कर वह कर होता है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। अब हम देखते हैं भारत में जो महत्वपूर्ण कर हैं उनके बारे में। आयकर, सबसे महत्वपूर्ण आयकर। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बांट देती है। कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। देखिए, कृषि जो हमारे यहाँ भारत में आयकर मुक्त है, ये राज्य का विषय भी है। कृषि राज्य चाहे तो कृषि पर कर लगा सकती है, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने लगाया नहीं। कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। निगम कर क्या होता है? कारपोरेट टैक्स कहते हैं, महत्वपूर्ण कर है। व्यापारिक कंपनियां जो हैं और निगमों की जो आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर कहते हैं। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, परंतु ये उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आय पर देता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, कारपोरेट टैक्स इंडिया सरकार। व्यय कर क्या होता है? एक्सपेंडिचर टैक्स। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर क्या जितना उपयोग करते हैं उसी धनराशि पर लगाया था। वह भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले 1956 में केल्डार ने दिया था। व्यय कर 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया था, लेकिन 1964 में से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अब भारत में व्यापार कर व्यय कर नहीं लगाया था। संपदा शुल्क या स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार धन कर या जो संपत्ति कर, इसको कहते हैं वेल्थ टैक्स। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। जैसे हाउस टैक्स वाला लगता है, ये संपत्ति कर है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री व्ययकर भी इन्होंने कहा था और केल्डार ने भी कहा था। 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया था। 2016 में इसे भी समाप्त कर दिया गया धन कर। सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर की शुरुआत 1994-95 के बजट में किया गया था। पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा और स्टॉक दलाली पर 5% के दर से सेवा कर लगाया था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों में वितरित कर दिया जाता है। एक प्रकार के वस्तु कर है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयात और निर्यात दोनों पर लगाया जाता है सीमा शुल्क। मूल्य और मात्रा के अनुसार लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ देखिए, ये जीएसटी है, इसको कहते हैं जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 को यानी 30 जून की अर्धरात्रि में किया गया था। जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उसमें प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया, यानी जो उससे पहले प्रचलित अप्रत्यक्ष कर थे सब इसमें समाहित हो गए हैं। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर ही कर लगाया जाता है। यदि मूल्य बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो उसी पर कर लगाया जाता है। ध्यान से देखते हैं इसके लिए जो संशोधन किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, इसी के तहत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। भारत की जो वित्त आयोग है, पहला आयोग वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थी, 52 से 57 तक चला था, और जो इसमें 15वां जो 21 से 26 तक चलेगा वो एन के सिंह उसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, उससे पहले वाई रेड्डी का 15 से 20 तक, उससे पहले विजय केलकर, फिर रंगराजन, यहाँ तक का देख लेते हैं। जो 12वां था रंगराजन, 13वां के विजय केलकर, रंगराजन, विजय केलकर, वाई रेड्डी और एन के सिंह 15वां के। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर, यहाँ देख लेते हैं महत्वपूर्ण कर जो केंद्र और राज्य सरकार के हैं। तो केंद्र के प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर दोनों के। तो व्यक्तिगत कर, पर्सनल जो टैक्स होता है, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, अस्थि कर, ड्यूटी, ब्याज कर, लाभांश कर और एसटीटी। रोजगारों पर कर, व्यवसाय पर कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, ये सब राज्य सरकार द्वारा लगाया था। पथ कर, होटल पे कर। अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी।
और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो शिक्षा उपकर, प्रवेश कर, डीजल पेट्रोल पर उपकर, स्टाम्प पंजीयन शुल्क, बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। जीएसटी में शामिल कर, अब जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल है यहाँ पे महत्वपूर्ण देख लेते हैं। केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। राज्य कर, राज्य मूल्य वर्धन कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सभी कर जो है राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कर कौन से? मानवीय उपयोग के लिए नस्ली शराब पर कर को जीएसटी से छूट प्राप्त, जबकि 5 पेट्रोल उत्पादों अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस तथा विमानन अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आगे देखते हैं विविध। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। एक तो बिचौलिए जो है जमींदार, उनका उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। सर्वाधिक जोतों की संख्या जो है वो सीमांत प्रकार की, ये देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जोतों की संख्या किसकी है? सीमांत प्रकार की। अच्छा, सीमांत किसे किसे कहते हैं? जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत जिनके पास है उनको सीमांत जोत कहते हैं। महत्वपूर्ण और सर्वाधिक वही हैं। 1 से 2 हेक्टेयर जो होते हैं वो लघु जोत होते हैं, और 2 से 4 हेक्टेयर जो होते हैं अर्ध मध्यम जोत, और 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम जोत। 10 हेक्टेयर से जो ऊपर होते हैं वो वृहद जोत कही जाती है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जनवरी 2004 में पहली बार राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल थे। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में, और बाद में MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। 1 जुलाई 30 से 3 जून माना गया भारतीय में कृषि वर्ष जो माना गया है, वो जो जिसे स्कूलों का वर्ष समय रहता था 1 जुलाई से 30 जून, वही कृषि वर्ष माना गया था। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। काफ़ी कुल उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक में उत्पादन होता है। और देखते हैं यहाँ पे भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया उद्योग। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का जो उद्योग है हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। आगे का देखा जाए तो कृषि नंबर 1 पे, कपड़ा नंबर 2 पे, और जो है कृषि के बाद कपड़ा दूसरे स्थान पे है। जूट के सामान का केंद्र जो देखा जाए पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ जूट के सामान के लिए प्रमुख केंद्र। और रेशम उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और प्रथम उद्योग जिसका विकास वह कुटीर उद्योग है। विविध क्रांतियाँ देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ पूछी जाती हैं। प्रथम हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, तिलहन के लिए पीली क्रांति, नीली क्रांति मछली के लिए, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन के लिए, अंडा चाहे मुर्गी पालन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, और रजत रेशा क्रांति जो हुआ था वो कपास उत्पादन के लिए होता। स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन फाइबर जो हुआ था वो जूट उत्पादन के लिए होता है। गोल्डन क्रांति जो हुई थी वो फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए। देखिए दोनों में अंतर है। ये स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए हुआ था, जबकि गोल्डन जो रिवोल्यूशन हुआ था वो फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए हुआ था। महत्वपूर्ण है। भूरी यानी ग्रे रिवोल्यूशन जो होता है उर्वरक उत्पादन के लिए। गोल क्रांति हुई थी आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन के लिए हुआ था। यहाँ कुछ बोर्ड दिए गए कृषि उत्पाद बोर्ड, और उनके जो स्थापना के वर्ष हैं उनका मुख्यालय जो है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन भी होता है। रबर बोर्ड रबर का कोट्टायम केरल के कोट्टायम में। चाय बोर्ड का कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। मसाला बोर्ड केरल के कोच्चि में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। महान लोबिस्ट समिति आय वितरण का आकलन। देखिए प्रमुख समितियां आयोग जो है तो उनका कार्य क्या था, उनका कब गठन किया गया था। महान लोबिस्ट समिति का गठन 1960 में किया गया था। ये आय वितरण का आकलन किया था इन्होंने। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान के लिए। केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग महत्वपूर्ण है। कोईपुरा समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। गोस्वामी समिति औद्योगिक उर्वरता के लिए। नरसिंह समिति वित्तीय सुधार के लिए। राज्य जे चलेया समिति कर सुधार के लिए।
जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के लिए, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के लिए, महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए, एस तारापोर समिति रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तन नेता के लिए, व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाखा विस्तार के लिए, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के लिए 2005 में स्थापित हुआ था, सच्चा समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए 2005 में गठित हुआ था, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए 1993 में, डॉक्टर कीर्ति यश पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए 2013 में गठित हुआ। अर्थव्यवस्था समाप्त करते हैं मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।